वर्ष 1962, नवंबर का महीना। भारत और चीन के बीच युद्ध चरम पर था। अरुणाचल प्रदेश, तत्कालीन नेफा की बर्फीली चोटियों पर बर्फीली हवाएं नहीं बल्कि बारूद की गंध तैर रही थी। सेला टॉप के पास नूरानांग की चौकी रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी टिड्डियों के दल की तरह आगे बढ़ रही थी। भारतीय सेना के पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन हौसले हिमालय से ऊंचे थे। इसी मोर्चे पर तैनात थे चौथी गढ़वाल राइफल्स के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उन्हें पता हो कि नियति ने उनके लिए कुछ असाधारण लिख रखा है। उनके साथ दो और साथी थे, त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह। मौसम इतना सर्द था कि हथियार छूने पर खाल उधड़ जाती थी, लेकिन जसवंत की आंखों में देशभक्ति की ज्वाला धधक रही थी। चीनी सेना ने भारी गोलाबारी शुरू कर दी थी। उनकी संख्या भारतीय सैनिकों से 10 गुना ज्यादा थी। भारतीय कमांड मुख्यालय को लगा कि नूरानांग की सुरक्षा अब मुमकिन नहीं है, इसलिए पीछे हटने का आदेश, रिट्रीट ऑर्डर जारी किया गया। अधिकांश टुकड़ियां पीछे हट गई, लेकिन जसवंत सिंह रावत के कदम जमीन में धंस गए थे। उन्होंने अपने अफसरों से कहा, दुश्मन मेरी मातृभूमि पर कदम रख रहा है, मैं उसे पीठ दिखाकर कैसे जा सकता हूं? उनके साथियों ने भी उनका साथ देने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे तब तक नहीं हटेंगे जब तक उनकी रगों में खून की आखिरी बूंद बाकी है। ये एक आत्मघाती फैसला लग सकता था, लेकिन ये उस शौर्य की शुरुआत थी जो इतिहास के पन्नों में अमर होने वाला था। 3 जवानों के सामने हजारों की फौज खड़ी थी। जसवंत सिंह ने चतुराई से 3 अलग-अलग स्थानों पर मशीन गनें तैनात की। उनका उद्देश्य चीनी सेना को यह भ्रम देना था कि यहां पूरी बटालियन मौजूद है। नूरानांग की पहाड़ियों में सन्नाटा था, जिसे केवल गिरती बर्फ की आवाज तोड़ रही थी। तभी चीनी सैनिकों का एक बड़ा जत्था आगे बढ़ा। जसवंत ने अपनी पोजीशन संभाली। जैसे ही दुश्मन रेंज में आया, उन्होंने गोलियों की बौछार कर दी। चीनी सैनिकों में भगदड़ मच गई। उन्हें लगा कि भारतीय सेना ने यहां भारी घेराबंदी कर रखी है। जसवंत एक बंकर से दूसरे बंकर तक दौड़ते, गोलियां चलाते और फिर जगह बदल लेते। ये लुका छिपी का खेल नहीं, बल्कि मौत का तांडव था। दुश्मन को अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें रोकने वाला कोई दल नहीं, बल्कि मुट्ठी भर जांबाज हैं। इस महागाथा में 2 स्थानीय मोनपा लड़कियों, सेला और नूरा का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। जब जसवंत अकेले लड़ रहे थे, इन 2 बहनों ने उन्हें रसद और गोला बारूद पहुंचाने में मदद की। वे पहाड़ियों के गुप्त रास्तों से वाकिफ थीं और चीनी सैनिकों की नज़रों से बचकर जसवंत तक खाना पहुंचाती रहीं। जसवंत ने उन्हें हथियार चलाना सिखाया ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे अपनी रक्षा कर सकें। ये केवल एक सैनिक की लड़ाई नहीं रह गई थी, बल्कि ये पूरे देश की अस्मिता का सवाल बन गया था। सेला और नूरा ने जसवंत को वो नैतिक संबल दिया जिसने उनके भीतर की थकान को मिटा दिया। वे तीनों उस बर्फीले नरक में भारत की ढाल बनकर खड़े थे, जहां मौत हर मोड़ पर इंतजार कर रही थी। एक दिन बीता, फिर दूसरा और फिर तीसरा। लगातार 72 घंटों तक जसवंत सिंह रावत ने पलक तक नहीं झपकाई। चीनी सेना बार बार हमला करती और हर बार जसवंत की मशीन गन उन्हें धूल चटा देती। 72 घंटों में चीनी सेना के लगभग 300 सैनिक मारे जा चुके थे। चीनी कमांडर हैरान थे कि इतनी गोलाबारी के बाद भी भारतीय पोस्ट कैसे अभेद्य बनी हुई है। भूख, प्यास और नींद जसवंत के लिए बेमानी हो चुके थे। उनके हाथ जम चुके थे, उंगलियां ट्रिगर दबाते दबाते नीली पड़ गई थीं, लेकिन उनका लक्ष्य स्पष्ट था। उन्होंने चीनी सेना की प्रगति को पूरी तरह रोक दिया था, जिससे भारतीय सेना के अन्य डिवीजनों को पुनर्गठित होने का बहुमूल्य समय मिल गया। वो 72 घंटे काल के गाल पर वीरता की इबारत लिख रहे थे। कहते हैं कि जब वीरता को हराना मुश्किल होता है, तब छल काम आता है। जसवंत सिंह को खाना पहुंचाने वाले एक स्थानीय व्यक्ति को चीनियों ने पकड़ लिया। प्रताड़ना के बाद उसने राज उगल दिया कि पोस्ट पर केवल एक ही सैनिक है और 2 लड़कियां उसकी मदद कर रही हैं। ये सुनकर चीनी कमांडर सन्न रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि एक अकेला इंसान उनकी पूरी बटालियन को 3 दिनों से छका रहा है। चीनी सेना ने तुरंत रणनीति बदली और जसवंत को चारों तरफ से घेरने की योजना बनाई। अब हमला सामने से नहीं, बल्कि पीछे की पहाड़ियों से होने वाला था। जसवंत को इस खतरे का आभास नहीं था। वो अभी भी सामने से आने वाले दुश्मनों पर नजर गड़ाए बैठे थे।
ने घेराबंदी शुरू की। सेला, जो जसवंत के लिए रसद ला रही थी, ने दुश्मन को करीब आते देख लिया। उसने शोर मचाकर जसवंत को सचेत करने की कोशिश की, लेकिन चीनी सैनिकों ने उस पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। सेला ने पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी ताकि वो चीनियों के हाथ न लगे। नूरा को भी पकड़ लिया गया। अब जसवंत बिल्कुल अकेले थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनकी आंखें, यानी वो लड़कियां, अब उनके साथ नहीं थीं। जसवंत ने देखा कि दुश्मन उनके बंकर के एकदम करीब आ चुका है। उनके पास गोलियां खत्म हो रही थीं, लेकिन जसवंत के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा संकल्प था। उन्होंने अपनी आखिरी मैगजीन मशीन गन में लोड की। अब चीनी सैनिकों ने बंकर को चारों तरफ से घेर लिया और जसवंत को समर्पण करने को कहा, तो जसवंत ने अंतिम बार बद्री विशाल का जय घोष किया। बद्री विशाल! उनके पास अब केवल एक गोली बची थी। वे जानते थे कि यदि वे पकड़े गए तो दुश्मन उन्हें अपमानित करेगा और युद्धबंदी बनाकर ले जाएगा। जसवंत सिंह रावत ने अपनी राइफल उठाई और वो अंतिम गोली खुद को मार ली। उन्होंने अपनी मातृभूमि की मिट्टी में मिलना स्वीकार किया, लेकिन दुश्मन की गुलामी नहीं। जब चीनी सैनिक बंकर के भीतर घुसे तो वे जसवंत का शव देखकर दंग रह गए। उनके सामने एक दुबला पतला जवान पड़ा था, जिसके शरीर पर अनगिनत घाव थे, लेकिन चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। जसवंत सिंह की बहादुरी ने दुश्मन का दिल भी जीत लिया था। चीनी कमांडर इतना प्रभावित हुआ कि उसने जसवंत का सिर काटकर अपने साथ ले जाने का आदेश दिया, ताकि वो अपने देश में दिखा सके कि किस योद्धा ने उन्हें रोका था। हालांकि युद्ध खत्म होने के बाद चीनी सेना ने जसवंत सिंह रावत की वीरता को सम्मान देते हुए उनकी एक पीतल की प्रतिमा बनाई और भारतीय सेना को सप्रेम वापस की। ये इतिहास की दुर्लभ घटनाओं में से एक है जहां दुश्मन ने अपने विरोधी की प्रतिमा बनाकर उसे सम्मानित किया हो। जसवंत सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, लेकिन उनकी कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई, बल्कि यहाँ से तो उनकी अमरता का सफर शुरू हुआ। आज अरुणाचल प्रदेश में उसी स्थान पर जसवंतगढ़ नाम का एक भव्य स्मारक और मंदिर बना हुआ है। भारतीय सेना उन्हें बाबा जसवंत सिंह रावत के नाम से पुकारती है। ये कोई साधारण स्मारक नहीं है, बल्कि एक जीवित देवस्थान माना जाता है। वहां जसवंत सिंह का एक कमरा है, जिसमें उनका पलंग, जूते और वर्दी रखी गई है। सेना के जवान आज भी उनकी सेवा वैसे ही करते हैं जैसे वे जीवित हों। उनके जूतों को रोज पॉलिश किया जाता है, उनकी वर्दी प्रेस की जाती है और उनके बिस्तर लगाए जाते हैं। ये आस्था का विषय है कि हर सुबह उनके जूते गंदे मिलते हैं और बिस्तर पर सिलवटें होती हैं, जैसे रात में कोई उन पर सोया हो। सैनिकों और स्थानीय लोगों का दावा है कि जसवंत सिंह आज भी सीमा की रक्षा कर रहे हैं। रात के सन्नाटे में जब बर्फीली हवाएं चलती हैं तो संतरी को अक्सर बूटों की आवाज़ सुनाई देती है। कई बार ड्यूटी पर सो जाने वाले संतरियों को जोर का तमाचा पड़ता है, जैसे कोई उन्हें सचेत कर रहा हो। कहते हैं कि जसवंत सिंह की आत्मा आज भी रात में घोड़े पर सवार होकर गश्त लगाती है। चीनी सैनिक भी इस बात से खौफ खाते हैं। सीमा पर तैनात जवान बताते हैं कि जब भी कोई संकट आने वाला होता है तो उन्हें किसी अनजानी शक्ति का आभास होता है, जो उन्हें सही दिशा दिखाती है। जसवंत सिंह की उपस्थिति वहां के कण कण में महसूस की जाती है। भारतीय सेना में जसवंत सिंह रावत एकमात्र ऐसे सैनिक हैं जिन्हें शहीद होने के बाद भी लगातार पदोन्नति, प्रमोशन मिलती रही। वे राइफलमैन के पद पर शहीद हुए थे, लेकिन आज वो मानद मेजर जनरल के पद तक पहुंच चुके हैं। उनके नाम पर बाकायदा छुट्टियां भी मंजूर की जाती हैं। जब उनकी छुट्टियों का समय आता है तो सेना के जवान उनके चित्र को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव उत्तराखंड ले जाते हैं और छुट्टी खत्म होने पर वापस लाते हैं। उनके कमरे में रोजाना ताज़ा खाना परोसा जाता है और चाय दी जाती है। सेना का हर अधिकारी, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, जसवंतगढ़ से गुजरते समय उन्हें सैल्यूट करना नहीं भूलता। जसवंत सिंह रावत की कहानी हमें सिखाती है कि जीत संख्या बल से नहीं, बल्कि जिगर और जज्बे से मिलती है। 21 साल का वो लड़का जो घर से देश की सेवा का सपना लेकर निकला था, आज करोड़ों भारतीयों का आदर्श है। नुराना नांग की वो पहाड़ी आज भी उनकी वीरता की गवाह है। हिमालय की गोद में सोया ये योद्धा वास्तव में सोया नहीं है, बल्कि जाग रहा है ताकि हम चैन की नींद सो सकें। उनकी शहादत भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास का वो अध्याय है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि शहीद कभी मरते नहीं, वे बस अमर हो जाते हैं। जय हिंद, जय बाबा जसवंत सिंह।
कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो दिल में बस जाती हैं। एक 21 साल का जवान जिसने 72 घंटे पूरी सेना को रोक दिया, आज भी वो वहीं खड़ा है ताकि हम चैन से सो सकें। अगर दिल में उसके लिए सम्मान है तो याद रखना ये कहानी।